हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन हिस्ट्री क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये पार्ट 11 है। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़ा और अपने अंत की ओर धीरे धीरे चला गया। इन 1922 गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट चला इंडिया में गांधी जी के द्वारा चलाया गया वो था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये मूवमेंट जो था वो 1930 में शुरू किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि 1922 में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंड हो गया और नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो 1930 में शुरू किया गया। तो बीच में ये 8 इयर्स का गैप है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बीच में, ये 9 इयर्स का गैप दिखाई देता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन 9 इयर्स में या 8 इयर्स में क्या चेंजेस आए उस पीरियड में। तो उसको समझने के लिए आज की टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और ये 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समाप्त हुआ और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ। तो बीच के ये जो 8 इयर्स थे उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए कांग्रेस के अंदर और पूरे इंडिया में, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इस जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें 3 मुख्य डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ और दूसरा साइमन कमीशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, क्यों यहाँ आया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और गांधी जी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया जो पूर्ण स्वराज का नारा था वो क्या था और उसका क्या कॉन्सेप्ट था, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग पहले। कि विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। अब हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ ध्यान ले जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ गांधी जी ने कहा था कि जो काउंसिल का इलेक्शन है उसको भी कांग्रेस के मेंबर्स को बाइकआउट करना होगा, और जिसको लेकर के कांग्रेस में उस समय भी गांधी जी और कांग्रेस के बीच मतभेद की स्थिति थी। लेकिन अंततः गांधी जी के बातों से लोग उनके समर्थन में आए और उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस का बाइकआउट किया नॉन कॉपरेशन के द्वारा। लेकिन चूँकि 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समाप्त हो गया, गांधी जी को 6 साल की सज़ा हो गई। हालांकि वो 1924 में बाहर आ गए, बट अभी 2 साल तक वो जेल में थे। उस दौरान ये डेवलपमेंट्स फिर शुरू हुआ कांग्रेस के अंदर। ये बहस तेज हो गई कि क्यों ना हम लोग फिर से काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग किसी तरह का प्रेशर उन ब्रिटिशर्स पे माउंट कर पाए। तो विद इन द कांग्रेस सम लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में कुछ लीडर्स थे जो इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ लीडर इसके विपक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि अभी भी हम लोग उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बताए गए रास्ते पे चले। लेकिन वहाँ पे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये 2 लीडर्स का नाम आता है कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। इन्हीं के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये 2 लोग थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने मिल करके, मुख्य रूप से यही 2 लोग थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया टू रिटर्न टू द काउंसिल इलेक्शन, इसलिए कि वो काउंसिल इलेक्शन में भाग ले पाए। लेकिन उनका विरोध भी हुआ। बट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन कुछ लीडर ऐसे थे कांग्रेस में, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग चाहते थे कि अब फिर उनके हम लोग काउंसिल इलेक्शन में नहीं जाएंगे और अब की बार हम लोग फुल इंडिपेंडेंस के लिए ताकत लगाएंगे। हम लोगों का क्या नारा होगा? फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का। वो लोग चाहते थे कि अब पूरा इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल जाए, ऐसा कुछ करना है कि पूरा इंडिपेंडेंस,
ये नहीं कि उनके बताए हुए रास्ते पर काउंसिल इलेक्शन में जाएं और फिर वहाँ जैसे कानून बन रहा है उस हिसाब से, तो ये तो फॉलो करना हो गया उन ब्रिटिशर्स का। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो लोग चाहते थे कि नहीं, अब हम लोग को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। At the time when Congress internal debate and dissension was going on, two factors shaped in Indian politics. ये जब सारी बातें डिबेट चल रही थी कांग्रेस में, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं काउंसिल इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं लेना चाहिए, अब हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें आपस में डिबेट्स चल रहा था और एक कलह की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई थी। कोई एक बात पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में दो ऐसी घटनाएं सामने आई उस दौर में, उस पीरियड में दो ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत अपनी तरफ उसने मोड़ने की कोशिश या पॉलिटिक्स को एक दिशा देने की कोशिश उसके द्वारा हुई। उसमें से पहला जो पॉइंट था, पहला जो फैक्टर था, वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन। चूँकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था और जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। ऐसी स्थिति में वहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई थी। और ये मंदी जो थी, ये डिप्रेशन का दौर जो था, इकोनॉमिक डिप्रेशन का, ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो इंडिया भी उससे प्रभावित नहीं रहा, हालांकि वहाँ से इंडिया तक आने में उसको वक्त लगा। और ये 1926 के आसपास की बात है जब इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति इंडिया को भी अपने चपेट में ले चुकी थी, अपने में इन्वॉल्व कर चुकी थी। इन 1926 देयर वाज ए वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये वर्ल्ड वाइड था, चूँकि ये शुरू तो जर्मनी से हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे देश के अन्य देशों में भी ये मंदी फैलती चली गई। तो भारत भी इससे अनछुआ नहीं रहा और भारत भी इसकी चपेट में आया। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगेन टू फॉल। एग्रीकल्चर के प्राइजेस, एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइजेस लगातार गिरने लगे। द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंस। और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। और पीजेंट्स के सामने इतनी समस्या आ गई कि वो अपने रेवेन्यू तक पे करने की स्थिति में नहीं बचे और इतना कीमतें इतनी बढ़ गई और अनाज बिक नहीं रहा था, उसमें एक्सपोर्ट डिक्रीज कर रहा था। यानी कि बहुत खराब स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति से इंडिया उस समय 1926 के समय जूझ रहा था। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जो उस समय इंडियन पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रहा था। और जो हमारे नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था इंडिया का, कि इंडियंस ब्रिटिश के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने प्रभावित किया। तो बच्चों, सेकंड जो फैक्टर था वो था स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कर दिया था जो इंडिया आने वाला था। आइए उसके बारे में देखते हैं कि इसने कैसे इंडिया को प्रभावित किया। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। एक जॉन साइमन थे जिनको इसका स्टैट्यूटरी कमीशन का हेड बनाया गया और उनको इंडिया भेजा गया। उनका पर्पस क्या था? द कमीशन वॉज टू लुक द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको देखने का, समझने के लिए उसको भेजा गया कि वो सही रूप से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सजेस्ट चेंजेस। और उनसे ये भी कहा गया कि अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो सजेस्ट करें। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। लेकिन
उस कमीशन में दिक्कत इस बात की थी कि उसमें कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। वो जो साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट भेज रही थी इंडिया, ये देखने के लिए कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, इसके लिए साइमन कमीशन इंडिया आ रही थी। लेकिन इस प्रॉब्लम का जड़ ये था कि उसमें कोई भी एक इंडियन मेंबर नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल मेंबर वाज इंडियन। तो ये मेन प्रॉब्लम थी। व्हेन साइमन अराइव इंडिया, जब साइमन यहाँ पर आया, पहुँचा इंडिया इन 1928, ये 1928 की बात है जब वो इंडिया पहुँचा, ही वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और यहाँ पर चारों तरफ लोग इंतज़ार में थे कि साइमन पहुँचे और उसके लिए स्लोगन्स इंडियंस के तैयार थे कि गो बैक साइमन, वी डोंट वांट यू हियर इन इंडिया, प्लीज़ गो बैक टू ब्रिटेन। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक जो स्टैट्यूटरी कमीशन ब्रिटेन ने नियुक्त किया, जिसके हेड सर जॉन साइमन थे, उनको इंडिया भेजा ये देखने के लिए कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, इसके लिए उसको भेजा। लेकिन प्रॉब्लम इस इंडियंस को ये था कि उस कमीशन में जो चीज़ें साइमन देखने आ रहा था वो रिलेटेड थी इंडियंस से, और इंडियंस का डिमांड ये था कि उस साइमन कमीशन में इंडियन मेंबर्स भी होने चाहिए जो अपने देश के लिए जो भी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है वो रिकमेंड करें। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो भी साइमन कमीशन में लोग इन्वॉल्व थे वो सारे ब्रिटेन से थे, और कोई भी एक सिंगल पर्सन जो था वो इंडियन नहीं था उसमें। इसलिए यहाँ पर ज़ोरदार विरोध हुआ कांग्रेस की तरफ से, और आम पब्लिक भी इसमें इंक्लूड हुई कांग्रेस के साथ, और साइमन का बहिष्कार किया गया इस स्लोगन के साथ कि साइमन गो बैक। तो बच्चों, साइमन कमीशन के जाने के बाद यहाँ जो लॉर्ड आयरविन थे, लॉर्ड आयरविन, उसने कहा, ही अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1928 ए ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस of Indians and a round table conference to discuss a future constitution। यहाँ पर लॉर्ड आयरविन जो थे उस समय यहाँ के वायसराय थे, उन्होंने ये कहा कि एक ऑफ़र दिया इंडियंस को, यानी कि कांग्रेस को एक ऑफ़र दिया इन 1928 अक्टूबर में फॉर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस इंडियंस को देने के लिए उन्होंने एक ऑफ़र दिया, और ये भी कहा कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो रद्द हो चुका था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप लोग ब्रिटेन चलें और वहाँ पर कैसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क होगा इसको डिसाइड करने के। अब चूँकि साइमन तो जा चुके थे, इतना विरोध हुआ कि साइमन को वापस जाना पड़ा था, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपके राय से होंगी, और आपको चलना होगा सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, जहाँ पर कांग्रेस के सारे लीडर्स चले, जो भी जाने के पक्ष में है, मुख्य रूप से गांधी जी, वो चले ब्रिटेन, और वहाँ पर आपको एक क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा इंडियंस को दिया जाएगा, और इसके साथ ही क्या किया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर का होने वाला है उसको एक रूप वहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन बट कांग्रेस लीडर्स वे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट आ गया, पूर्ण स्वराज। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स अब किसी भी तरह के कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के साथ। अब उनकी सीधी बात ये थी कि वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज अब हम लोगों को चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। ये फाइनली कांग्रेस लीडर है डिसाइडेड, ये बातें कांग्रेस लीडर डिसाइड कर चुके थे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी बात होगी तो वो पूर्ण स्वराज से कम पे बात
नहीं होगी। कांग्रेस लीडर डिक्लेयर्स दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। और जवाहरलाल नेहरू इसमें मुख्य रूप से आगे थे और उनका मानना था कि पूर्ण स्वराज के लिए हम लोग, उन्होंने तारीख भी तय की 26 जनवरी 1930 को हम लोग फ्लैग होस्ट करेंगे और हम लोगों उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और बाध्य करेंगे कि इस इंडिपेंडेंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट माने, इंडियंस। द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की ये सोच पूर्णतः काम नहीं की और इस योजना ने बहुत थोड़े लोगों को ही अट्रैक्ट कर पाए। जवाहरलाल नेहरू, द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन, सो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो गांधी जी ने देखा कि ऐसे बात अब बनने वाली नहीं है, अब एक ज़ोरदार फाइट की ज़रूरत है, जैसे कि नॉन कॉपरेशन के समय में हुआ था। पूरे इंडिया के लोगों को उसमें यूनाइट करना पड़ेगा और एक दूसरी ज़बरदस्त फाइट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेने को इंडियंस तैयार हुए और गांधी जी ने कहा कि अब जो है हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को जल्दी से जल्दी लॉन्च करेंगे। तो बच्चों, ये तो था जो पीरियड बीच में रह गया था 1922 से 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च हुआ और 1922 में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंड हुआ था। तो इसके इंड होने पर और इसके शुरू होने में ये 8 ईयर्स का जो गैप था, उसमें हम लोगों ने देखा कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, लेकिन कुछ लीडर्स कांग्रेस के ऐसे थे जिन्होंने ये मांग की कि अब जो है हम लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम लोग उनके काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया। साइमन कमीशन जब आया तो पता चला इंडियंस को कि उसमें कोई भी इंडियंस नहीं है मेंबर, और ये इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ इंडिया में और उसको साइमन को वापस जाना पड़ा। उसके बाद लॉर्ड एरविन ने लालच देने की कोशिश की कांग्रेस के लीडर्स को और कहा कि आपको एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा और इसके चलते आप जो है सारे विरोध को यहीं छोड़ दीजिए और चलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, और वहाँ पर डिसाइड होगा कि फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सबका विचार था कि एक पूर्ण स्वराज की बात शुरू हो और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग फ्लैग होस्ट करेंगे और इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन ने इंडियंस को बहुत मोटिवेट नहीं किया। तब गांधी जी ने ये विचार किया कि अब वो वक्त आ चुका है जब हम लोगों को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।